कल का अपन देख लेते हैं अपन ने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने एक जेनेरिक आपको ओवरव्यू दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कंपनी जो है वो क्या है, सिर्फ एक क्या हुआ, हाँ नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम है, लाइट वाली ऑफ करनी है, ऑफ करना करो सबसे फर्स्ट वाली ऊपर। ओह माय गॉड, चालू कर दो, जरूरी है वो, जरूरी, ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। चलो हाथ में लग रही है क्या? अच्छा ये ठीक है, ये वही है जो तुम्हारे नोट्स में भी है ना, ये थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है ना, मैं इसको जूम इन कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, अभी बेटर है, ठीक है। चलो तो अपन ने क्या स्टार्ट किया था कि कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, समझ में आ रहा है? आप बिजनेस का, आप किसी भी चीज का बिजनेस कर सकते हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद आपको क्या चुनना पड़ता है, फॉर्म। मेरी बात समझना, फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमाओगे या नहीं, समझ में आ रहा है? सेकेंड कंसिडरेशन आपका किस बात का होता है कि आपको कौन सा फॉर्म चुनना चाहिए। उसके काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप ये चुनते हो कि बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, समझ में आ रहा है? वो ऑल टुगेदर सेपरेट डिस्कशन है। तो ये कहां से चालू होती है ये वाली कहानी कि जब आपने चुन लिया है कि आपको कौन से फॉर्म में काम करना है, कंपनी वाले फॉर्म में, तो हमने एक जेनेरिक डिस्कशन किया कि भाई देखो कंपनी वाला ऐसा फॉर्मेट है, यहाँ जो भी बातें लिखी हुई है उसका एक सार क्या निकलता है, क्योंकि आपको वर्ड बाय वर्ड तो याद यहाँ पर कर नहीं पाओगे, आप ओवरऑल लॉजिक याद रख पाओगे। तो ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो कंपनी वाला स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहता है कि अगर मैं कंपनी ओपन करना चाहता हूँ तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं पैसे बहुत सारे लोगों से लेना चाहता हूँ, लेकिन सबको मैं मैनेजमेंट देना नहीं चाहता। अरे समझे, मेरे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे को लगता है कि यार एक बिजनेस है जो मैं करूंगा या 2-3 लोगों के साथ मिलकर के करूंगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसमें जितने पैसे लगेंगे वो मेरे पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग पैसे लगाएं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं साथ में कि वो लोग बिजनेस में क्या ना करें, दखल अंदाजी ना करें। अरे समझे, और इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया, अरे समझे, ठीक है, मैंने वो प्रेजेंट किया बहुत सारे लोगों को कि भैया हम आपको स्टेक दे देंगे। किस बात का स्टेक दे देंगे? कंपनी के ओनरशिप का। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब मैं जो भी बिजनेस करूंगा, आप इतने पैसे लगाओगे तो इतने पैसे से आप क्या बन जाओगे, कंपनी के ओनर। तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसका इतना हिस्सा आपको मिलेगा, लेकिन आप डेली बेसिस पे टर्टर नहीं करोगे, मतलब कि आप आकर के उसमें इंटरफेयर जो है वो नहीं करोगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, आप घर बैठो, हम काम करेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अब इनिशियली जब ये चालू हुआ था, अच्छा पहले कानून आया होगा या पहले ऐसे काम करना चालू किया गया होगा? पहले से काम करना चालू किया गया था, समझ में आ रहा है? इवेंचुअली क्या हो गया कि जो लोग ये बिजनेस करते थे वो पूरा मैनिपुलेशन कर लेते थे, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हुई जिन लोगों ने पैसे लगाए, समझ में आ रहा है? लेकिन तब तक ये बहुत बढ़ चुका था, या तो क्या कर सकते थे, बंदी कर देते कि नहीं नहीं दूसरे से पैसे लेकर के बिजनेस मत करो। तो फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो आज की डेट में एयरलाइंस या इलेक्ट्रिसिटी तो चलो गवर्नमेंट कर रही है, बड़े बड़े बिजनेस नहीं ओपन हो पाते, समझ में आ रहा है? क्योंकि बड़े बिजनेस में 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ इतना फंड किसी एक के पास नहीं होता, मुकेश अंबानी के पास भी नहीं है। पॉइंट समझना, समझ में आ रहा है? कंपनी वाले फॉर्मेट के कारण ही उसके पास इतने पैसे जो है वो आए हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये वाला फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें खूब सारे लोग पैसे लगाते हैं, कुछ लोग मैनेज करते हैं, जो कुछ लोग मैनेज करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो लोग पैसे लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर या शेयर होल्डर। अभी सेम चलेगा, मेंबर शेयर होल्डर। अरे समझे? ठीक है ना? अब कंपनीज एक्ट की थीम क्या थी कि जो लोग कौन है, मेंबर्स हैं, उनके साथ क्या नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। कौन कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पूरा कंपनीज एक्ट किसको कंट्रोल करते हुए बना हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। पॉइंट समझ में आ रहा है? पूरा कंपनीज एक्ट बेसिकली इसको कंट्रोल कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि वो कंपनी में कुछ ऐसी गड़बड़ ना कर दे जिसका इफेक्ट एक्चुअली में किस पर आने वाला है, फिर शेयर होल्डर्स पर या मेंबर्स पर। अरे समझे? तो वो लोग जो पैसे लगाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। यहाँ बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें लिखी हुई है कि कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो इवेंचुअली जब हमने बनाया तो हमने कहा यार कैसे करें इसको कंट्रोल, तो हमने कहा कि भैया देखो ऐसा वाला कोई भी काम कर रहा है ना जिसमें दूसरे से पैसे ले रहे हो, तो मतलब वो कंपनी कहलाएगा आज के बाद से,
उसको कंपनी बोलेंगे और उसमें तुमको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि अरे यार ये सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है कंपनी में, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक पब्लिक ऑफिस जिसका नाम क्या रखा गया। तो आप जो भी कुछ करोगे तो सरकार को जो लगता है, मतलब गवर्नमेंट को जो लगता है, पार्लियामेंट कानून बनाने वालों ने ये सोचा कि ये चीजें कंपनी की जो है वो पब्लिक होनी चाहिए। तो हमने उन चीजों की कंपनीज एक्ट में, पूरे एक्ट में क्या कर दिया, रिक्वायरमेंट ये डाल दी कि ये वाली बात आरओसी में जमा कर देना, ये वाली बात की डिटेल आरओसी में जमा करना। इसलिए तुम बहुत सारी ऐसी डिटेल देखोगे जिसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर इसको क्या कर देना, आरओसी में सबमिट कर देना, इसको फाइल कर देना, इनकॉर्पोरेशन होगा तो आरओसी से होगा। अरे सर, तो अभी क्या हम लोग प्रोसीजर तो पढ़ लेंगे कि यार ये आरओसी से कर रही है, मैं तुमको बता रहा हूं इसका क्यों, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो तुम खुद से कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन में ये सोच सकते हो कि ये चीज आरओसी में जमा होनी चाहिए या नहीं। पूरे कंपनीज एक्ट में ऑलमोस्ट हर जगह जहां पर भी हम कुछ भी मेजर करने वाले हैं उसमें एंड में एक लाइन जरूर आने वाली है कि ये डॉक्यूमेंट, समझ में आ रहा है, क्या करना, 30 दिन के अंदर अंदर, इन जनरल 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना, आरओसी में फाइल कर देना। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि उसका लॉजिक क्या है कि वो पब्लिक लेवल पर है। आ रहा है समझ में, हम चाहते हैं कि पब्लिक का डिस्क्लोजर। तो आरओसी का ऑफिस पब्लिक ऑफिस है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, आरओसी के ऑफिस से कनेक्ट होकर के ऑनलाइन या फिजिकल लेवल पे क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। तो आरओसी के ऑफिस का रेलेवेंस और कैसे बढ़ जाता है, देखो समझो, मान लो कि मुझे टाटा में इन्वेस्ट करना है, मैं टाटा की वेबसाइट पे जाऊं तो वहां तो सब अच्छा होगा ना, पॉइंट समझ में आ रहा है। आरओसी में क्या है, डिटेलिंग्स है, समझ में आ रहा है कि भैया इसका कितना कुछ गिरवी पड़ा हुआ है, चार्जेस करके एक चैप्टर है वो सब अपन पढ़ेंगे। तो क्या होगा, हम आरओसी के ऑफिस से पता करेंगे कि भैया काय का बिजनेस है, मेमोरेंडम आर्टिकल सब वगैरह वहां पर क्या होता है, जमा होता है। आ रहा है समझ में, तो उसकी जो बेसिक जो जरूरी डिटेल है वो आपको कहां से मिल जाएंगी, आरओसी। कंपनीज एक्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हर जो कंपनी है वो अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस रखे और वहां पर हर मेंबर को बेसिक चीजें जो रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करते हैं उनको इंस्पेक्ट करने का मौका मिले। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर्स पर बहुत ज्यादा फोकस जो है वो किया गया है। आ रहा है ये समझ में, क्लियर है क्या, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर पर बहुत ज्यादा फोकस जो है वो किया गया है, क्लियर है। कुछ बेसिक डिटेल है, शायद मैंने कल लिखवाना भूल गया था, ठीक है ना, कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है ना, इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी, 29 अगस्त 2013। तो ये नोट कर लो, 29 अगस्त 2013, और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन अगले ही दिन यानी कि 30 अगस्त 2013 को आया था। पूरा एक्ट एक साथ एप्लीकेबल नहीं हुआ था, कुछ सेक्शंस अलग अलग वक्त पे क्या किए गए, नोटिफाई किए गए। यानी पहले 2013 और 1956 एक्ट पैरेलल चला, फिर इवेंचुअली 2013 एक्ट जो है वो पूरा एप्लीकेबल किया गया चरणबद्ध तरीके से। बहुत अलग सा है ये, क्योंकि नॉर्मली कोई एक्ट आता है तो पुराने वाले को पूरा अलग कर देता है, लेकिन ये वाला जब एक्ट आया तो इसने थोड़े सेक्शन करके थोड़ा करके 1956 एक्ट को रिप्लेस किया था। ये हिस्टोरिकल डेटा है, इससे आपको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्लियर है। इस एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं, समझ में आ रहा है, और 29 चैप्टर्स हैं, समझ में आ रहा है। ये बेसिक डिटेल है, सीए वालों के लिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में भी ये बात आ सकती है, क्लियर है क्या, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। चलो, तो अलग अलग लोगों ने मतलब एक सेम बिजनेस के लिए पैसे लगाते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो वो पैसे लगाते हैं, जो भी लोग पैसे लगाते हैं उसके बदले में उनको क्या मिल जाता है, एक कागज, एक रिसीट, जिसका नाम क्या रखा गया कंपनीज एक्ट में। नहीं सुन रहा है कोई मेरी बात, ठीक है, सुनो, ठीक है, आराम से बोलता हूं मैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट में, ठीक है ना, जब भी कोई कंपनी बनती है, ठीक है, तो वो कैसे बनती है, बहुत सारे लोग उसमें पैसे लगाते हैं। जब वो सारे लोग उनमें पैसे लगाते हैं, समझ में आ रहा है, कंपनी में, तो बदले में कंपनी को उनको कोई कागज देती है जो रिसीट टाइप का होता है, उसका नाम ऑफिशियल कंपनीज एक्ट में क्या रखा गया है, मतलब पता सबको है ना, आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो उससे डिनोट होता है कि आपके पैसे कंपनी में कितने लगे हुए हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो यहाँ नहीं है लेकिन जो आपको कंपनीज एक्ट को समझने में मदद करेगा, उस शेयर की फेस वैल्यू हो सकता है 10 रुपए हो, 2 रुपए हो, 1 रुपए हो, आ रहा है समझ, जितना आपको बैलेंस शीट टोटल में दिखेगा। अकाउंटिंग करोगे तो फेस वैल्यू के हिसाब से करोगे, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत कितनी भी हो सकती है बेस्ड ऑन गुडविल एंड ऑल, आ रहा है समझ, कि वो कंपनी का फ्यूचर देखते हुए हो सकता है कि क्या हो, शेयर्स की वैल्यू ज्यादा हो। इसके लिए मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, एमआरएफ,
क्लियर है, ठीक है ना। कंपनी का मीनिंग जो रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि कंपनी के कुछ बेसिक फीचर है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, समझ में आ रहा है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसके बेस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। परपेचुअल सक्सेशन पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन हुआ था, क्योंकि इसमें बातें भी ज्यादा करने को, और पास में एग्जाम में जब क्वेश्चन आए कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो वो सबसे ज्यादा कहां से आए हैं, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है ना। लेकिन इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा किस पे से आए हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है किसी एक प्रोविजन से है, 2 या 3 के मिक्स से क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का क्या था कि कंपनी जो है वो मेंबर्स की लाइफ से डिपेंड नहीं करती, समझ में आ रहा है। नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर क्या था, जिसने बिजनेस किया और उसकी डेथ हुई तो वो बिजनेस खत्म, अब वो टेक ओवर करेगा दूसरा बंदा। पॉइंट समझ में आ रहा है। पूरा बिजनेस, मतलब पहले वो एक का बिजनेस था, वो उसके सन का या उसके बच्चों का हो जाएगा, लेकिन कंपनी वही रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि मेंबर्स की डेथ होगी तो उनकी ओनरशिप चेंज हो रही है, लेकिन कंपनी वही है। आ रहा है क्या ये समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। तो कंपनी वही रहेगी। तो परपेचुअल सक्सेशन में हमने डेथ और इंसॉल्वेंसी का एग्जांपल लिया था कि मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी से भी कंपनी जो है वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शेयर्स ट्रांसफरेबल है। कंपनी जिंदा किससे, अपने शेयर्स। अरे सर, फिर हमने देखा कि सारे लोगों की डेथ हो जाए तो, सारे लोग इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस बरकरार है। ये बात अपन ने पढ़ी किसमें, परपेचुअल सक्सेशन। अरे सर में, तो इसलिए डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। आप ये लैंग्वेज पढ़ के सबकॉन्शियस में ले जा सकते हैं और फिर अपने शब्दों में आप उस चीज को लिख पाएंगे। वर्ड टू वर्ड इसको याद कर भी लोगे, इतना कंटेंट है, जब तक सारा कुछ पढ़ोगे ये भूल जाओगे। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा और आपको अपनी भाषा में लिखते आना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पर करने वाले हैं। क्लियर है। लिमिटेड लायबिलिटी में मैंने बताया था आपको कि बहुत क्या चीज फीचर है जो डिफरेंट है किससे, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप से। कि अगर आपने लोन लिया तो वो पर्सनल होता है सर पर, समझ में आ रहा है, लेकिन कंपनी सिंस उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लोन कंपनी के सर पर होता है। आपने जितना पैसा लगाया उतना डूबेगा, घर नहीं बिकेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर में क्या हो सकता है, घर बिक सकता है। अरे सामने क्लियर। अगर कंपनी में नुकसान हुआ और लोन फिर भी अगर बचा हुआ है तो क्लियर है क्या। अरे समझ। तो इसका पॉइंट क्या था कि आपने कंपनी बनाने में एक बहुत बड़ा फायदा है कि जितना पैसा आपने लगाया हुआ उतना ही डूबेगा। कई प्रकार के ऑप्शंस दिए कंपनीज एक्ट ने आपको कि शेयर कैपिटल वाली कंपनी बना लो तो फिर जितना शेयर लगाया। एक उसमें है गारंटी कंपनी का भी ऑप्शन, समझ में आ रहा है, जिसमें क्या था कि जितना पैसा लगा हो, समझ में आ रहा है, उसके अलावा कुछ और पर्सनल गारंटी भी ले सकते हो। आ रहा है समझ में। देखो अगर मान लो कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोई भी कंपनी बना सकता हूं इनमें से, तो मैं कौन सी बनाऊंगा, लिमिटेड बाय शेयर। देखो वैल्यू जजमेंट पास करते आ रहे हैं ना आपसे, समझ में आ रहा है, तो मतलब पढ़ाई हुई। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप इस बात का आंसर दे पा रहे हो ना, ठीक है, कि आप कौन सी कंपनी बनाओगे, तो मतलब आप कुछ सीखे हो। टाइप्स तो 4 है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन गारंटी कंपनी कब बनाने की जरूरत पड़ेगी, सवाल समझ रहे हो। इस सवाल का जवाब यहाँ है नहीं, लेकिन अगर आप सीख गए इस लॉजिक को तो आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे। मुझे बताओ, मुझे पता है कि कंपनी बंद नहीं होगी, मुझे पता है कि कंपनी कंपनी तो वैसे ही बंद नहीं होगी, मतलब लॉस में होगा उसको लाना। मुझे बताओ किस जगह पर तब ऐसी नीड इन जनरल आती होगी कि बंदा क्या करता होगा, गारंटी कंपनी बनाता होगा। लॉस हो सकता है, जब हमें पता है कि आगे जाके लॉस हो सकता है, रिस्क। अगर हमको लगता है आगे जाके लॉस हो सकता है तो ऐसा बिजनेस ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। रिस्क बहुत ज्यादा हो तो वो गारंटी का पॉइंट। रिस्क अगर बहुत ज्यादा है तो आप लिमिटेड बाय शेयर्स क्यों नहीं बनाते, गारंटी वाली क्यों बना रहे हो। मेरा पॉइंट किसी से लोन लेते हैं तो अपनी क्रेडिटेबिलिटी प्रूव करने के ऐसा होता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट। हाँ मतलब जिनके साथ कंपनी डील करती है उनको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए उन ट्रांजैक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो बोल रहे हो नहीं भैया लिमिटेड कंपनी है, आप कल को डूब गए तो हम आपको लोन नहीं देंगे, यानी ये आपको बोला जाता है कि भैया आप गारंटी वाली कंपनी, आप उतना हमको गारंटी दो कम से कम जितना हम आपको लोन दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो फिर बंदा कौन सी टाइप की कंपनी बनाएगा, गारंटी कंपनी। अदरवाइज क्यों बनाएगा, जब मेरे पास लिमिटेड लायबिलिटी का ऑप्शन है तो मैं क्यों अपने सर पे पर्सनल और 5-10 हजार की लायबिलिटी ले लूं। क्या ये क्लियर है बेटा। हाँ सर तो इससे अच्छा अनलिमिटेड ही बना ली, जो आपने वो बताया उसका रीजन कि किसी को सिक्योरिटी देने के लिए कि आपका पैसा हमारे कंपनी में सही लगा हुआ है, तो सर बेटर सिक्योरिटी तो अनलिमिटेड से मिलेगी। इसका आंसर कोई दे सकता है, बहुत सिंपल है। लिमिटेड अमाउंट की सिक्योरिटी दे सकते हैं। एक लिमिटेड अमाउंट की सिक्योरिटी ना, एक लिमिटेड बंदा मांग रहा है
तो मैं जोश में आके सारी लायबिलिटी अपने सर पे क्यों ले लूं? पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ उतने अमाउंट की दे रहा हूँ ना कि भाई चल जितना तेरा लोन है, जो नहीं मांग रहा सिक्योरिटी उसको क्यों दूं? जितनी तेरी सिक्योरिटी उतनी सिक्योरिटी में देता हूँ, दैट्स इट। क्लियर है? और बताओ, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? मतलब कि मेरी लायबिलिटी अप टू अमाउंट इन्वेस्टेड थोड़ी सी ज्यादा और परमानेंट पूरी अनलिमिटेड भी हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिकली अनलिमिटेड कंपनी आपको बहुत कम मिलेंगी। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? फिर है कॉमन सील, तो कंपनी की सिग्नेचर है, अब वो कंपलसरी नहीं है, इसलिए इस पर डिस्कशन बहुत ज्यादा बचा नहीं। सर जो अपन ने पिछली बार पढ़ा था ये कॉमन सील का, सर उसमें एक लाइन लिखी थी रेलिक ऑफ मिडीवियल पास्ट ऐसा करके। सर उसका रीजन दिया हुआ था कि क्यों अब कॉमन सील नहीं होती है, क्यों रेलिक है एक मिडीवियल, तो मुझे समझ नहीं। रेलिक ऑफ मिडीवियल पास्ट, रेलिक समझते हो? रेलिक किस चीज को बोला जाता है बताओ, किसी को पता है? एंटीक। आ रहा है समझ? एंटीक किसी भी चीज को क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका एरा अब क्या हो चुका है, खत्म। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो रेलिक मतलब अब ये पुरानी बात हो चुकी है। मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ कि अब कॉमन सील जो है पुरानी, नया जमाना किस चीज का है? डिजिटल सिग्नेचर का। क्लियर है? ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो कंपनी में यही एक खास बात है, समझ आ रहा है कि ट्रांसफरेबिलिटी थोड़ी सी इजी, क्योंकि सब अलग अलग कर दिया इन लोगों ने। समझ आ रहा है कि कंपनी एक अलग पर्सन है, मैनेजमेंट कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओनरशिप किसकी है? मेंबर्स की। तो हमने ये दिया कि भाई ओनरशिप जब चाहे तब कोई चेंज कर सकता है। समझ आ रहा है? कंपनी वैसे ही चला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चेंज हो सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी आपको इस लेवल पर मिल चुकी है कि मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, समझ लो। समझ आ रहा है? मैंने फर्नीचर की शॉप खोली, अब सडनली मुझे लगता है कि अरे यार फर्नीचर का तो बिजनेस जो है वो उतना नहीं चलने वाला, तो मेरे लिए क्या बैक होने का ऑप्शन है क्या? इतना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर दिया, जगह ले ली, स्टॉक ले लिया, तो जब तक मैं स्टॉक ना निकाल दूं या कोई और बंदा इंटरेस्टेड ना हो। लेकिन कंपनी में अगर मैंने किसी फर्नीचर कंपनी में अगर मान लो इन्वेस्ट कर रखा है, समझ आ रहा है? ठीक है ना? और अब मुझे लगता है कि फर्नीचर बिजनेस में उतना स्कोप नहीं है, तो मैं अपने शेयर बेच दूंगा और मेरे को कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ मार्केट भी बड़ा होता है। एक शॉप खोलूंगा तो मैं यहाँ पर खोलूंगा, लेकिन कंपनी के शेयर्स कहां पर हो सकते हैं? पूरे इंडिया लेवल पर। कोई भी इंटरेस्टेड होगा, मार्केट बड़ा हो जाता है, ज्यादा सप्लायर, ज्यादा डिमांड सप्लाई वाली बात है, ज्यादा बायर सेलर होंगे तो कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा। इसलिए इजी भी है। क्या चीज इजी है? ट्रांसफरेबिलिटी भी आप इजी बोल सकते हो। आ रहा है समझ में? क्लियर है? लेकिन बेसिकली अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करना क्या है? इजी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। बस हाँ, इसका थोड़ा सा बाइफरकेशन कैसे है कि पब्लिक कंपनी में ज्यादा फ्री है और प्राइवेट कंपनी में थोड़ा कम। क्लियर है? उसके बाद सेपरेट मैनेजमेंट में पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला डिस्कशन है कि मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। में थ्योरेटिकल बात एक होती है और प्रैक्टिकल बात होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल समझ जाओगे ना तो आप उससे रिलेट कर पाओगे, तो आप बातों को सही तरीके से लिख पाओगे, गलत आंसर नहीं आएगा। जब आप अपने शब्द लिख रहे होगे ना तो गलत नहीं होगा, समझना। ठीक है? जब हम बात करते हैं किसकी? सेपरेट मैनेजमेंट की। समझ रहे हैं? तो वैसे कहने को लीगल स्टेटस बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या है? लीगल स्टेटस ऑन पेपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? मेंबर बोल रहे हो? मैनेजर, जो कंपनी को क्या करते हैं? चलाते हैं। डे टू डे सारे डिसीजन कौन लेने वाला है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कंपनी बेसिकली चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो मैनेजर है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? प्रैक्टिकली क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो लोग शामिल होते हैं जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं इन जनरल। समझ आ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो लोग होते हैं जिन लोगों ने आइडिया सोचा था, जो लोग अपना बिजनेस कर रहे थे। प्रैक्टिकली जितनी भी कंपनीज है, समझ आ रहा है, वो कंपनी फॉर्म में स्टार्ट नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? पहले किसी ने सोल प्रोप्राइटर खोली थी, पहले किसी ने पार्टनरशिप खोली थी, और ये सब कन्वर्टेड फॉर्म में जो लिस्टेड कंपनी है ना, जो बड़ी बड़ी, समझ में आ रहा है, ये सब स्टार्ट कंपनी फॉर्म में नहीं हुई थी। समझ में आ रहा है? ये सब छोटे लेवल पर क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि अरे यार हम अगर जनता से पैसे ले सकते हैं तो हम बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे मैनेजर थे, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे। अरे समझ में? तो उन्होंने फिर लिस्टिंग वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया। पॉइंट समझो कि जब आपने कंपनी बना ली, समझ रहे हैं, तो मैनेजमेंट आपके पास है, लेकिन पैसा सिर्फ आपका नहीं लगा होगा। तो फंडिंग आप बहुत सारी ले सकते हो, मैनेज आप कर रहे हो, तो मतलब आप ऐसे फंड को भी मैनेज कर रहे हो जो आपका खुद का नहीं। तो प्रैक्टिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टेक भी रखते हैं अच्छा खासा कंपनी में। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें कि नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने पब्लिक से बहुत ज्यादा स्टेक ले रखा है।
लेकिन प्राइवेट कंपनीज में तो मेजर स्टेक किसका होगा? बोर्ड ऑफ। बट आप इस लॉजिक को समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि इसके बेसिस पे आप काफी सारा मटेरियल जो है अपने आंसर्स में बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो पॉइंट ये है कि कंपनी अलग है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, और यहां पर अगर हम सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट रिलेट करें तो कैसे होगा कि करेगा कौन सारे काम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होने वाली? कंपनी की। अरे समझ में? और मेंबर तो बिल्कुल ही अलग है। जिन लोगों ने पैसे लगाए उनकी कोई जिम्मेदारी आ सकती है क्या? नहीं। तो आप एक बार वो क्वेश्चन देखो जो मैंने आपको दिया था, समझ में आ रहा है? फोर्थ देखो सबसे पहले, ठीक है। द एंटायर एसेट्स ऑफ द कंपनी आर एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी, विल इट कॉन्स्टिट्यूट टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कंक्लूजन पहले लिख रहे हैं। आ रहा है समझ में? आपको श्योर आंसर पता है, आप कंक्लूजन सबसे पहले लिख रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन ये है, गलत नहीं होता कुछ, समझ में रहे, बस ज्यादा अप्रोप्रिएट कम अप्रोप्रिएट, क्योंकि सारी बातें ओपिनियन बेस्ड है। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। कंक्लूजन हमेशा एंड में लिखा करो। मैं इस बात को एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, समझ में रहे, ठीक है ना, कि आपको क्या क्या बताना होता है केस लॉ में, आपको क्या क्या बताना होता है एग्जामिनर को। एक तो डिसीजन बताना होता है, समझ में रहा है, एक आपको बताना होता है कि ये किस लीगल प्रोविजन से आ रहा है और उससे रिलेट करता, समझ में रहा है, जिसको अपन एप्लीकेबिलिटी है जो भी बोल सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर में 3-4 पार्ट होते हैं, एक फैक्ट्स ऑफ द केस, एक लीगल प्रोविजन और एक कंक्लूजन। पॉइंट समझ में आ रहा है? एप्लीकेबिलिटी कंक्लूजन भी आप इसको बोल सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एग्जामिनर मेंटालिटी में बता रहा हूं आपको कि अगर डिसीजन सबसे पहले होता है, समझ में आ रहा है, और अगर वो गलत हो गया तो बंदा आपका लीगल प्रोविजन और वो सब नहीं पढ़ पाता। इसलिए डिसीजन आप कब दो? हमेशा जनरली सबसे एंड में, आ रहा है समझ में, जिसके कारण आप लीगल प्रोविजन तक पहुंच, वो डिसीजन तक पहुंचने से पहले एग्जामिनर को अपना नॉलेज जो है वो बता सकते हो। इस क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल था और काफी श्योर भी हो गया यस और नो को लेकर के, लेकिन बहुत ध्यान से समझना, आपके सामने इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आने वाले, आपके सामने डाइसी सिचुएशंस भी आने वाली हैं, जिसमें कि आप ये तय नहीं कर पाओ कि भैया ये सही है या गलत है, आ रहा है समझ। और लिखने के तरीके से भी उसमें क्या हो जाता है कि करेक्ट इनकरेक्ट बहुत बदल जाता है। कई बार असम्पशन होते हैं कि ये असम्पशन लो तो फिर वो ट्रू है, ये असम्पशन लो तो वो फॉल्स है। तो उस केस में आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अपना डिसीजन देना पड़ता है। आप उसको बता दो पूरा लीगल प्रोविजन की ये वाले लीगल प्रोविजन से हिट हो रहा है, समझ में आ रहा है। फिर एंड में आप आकर के बताओगे कि क्या होता है कि क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ बातें उसमें मिसिंग होती है। तो आप बोले भैया ये होगा तो ऐसा हो जाएगा और वो होगा तो वैसा हो जाएगा। दोनों तरीके के आपके डिसीजंस जो है वो आ जाएंगे। तो मैं अभी आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन डाइसी क्वेश्चंस के कारण कंक्लूजन की आदत एंड में डालो, आ रहा है सर। कंक्लूजन की आदत शुरू में मत डालो। जो आप आंसर शुरू कर रहे हो ना येस और नो से, वो काफी कॉन्फिडेंट आंसर है, पॉइंट समझ में आ रहा है। वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा अगर आपका आंसर सही है तो, लेकिन ये साथ में रिस्क टेकिंग भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका आंसर गलत हुआ तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत। शायद लीगल प्रोविजन आपका पढ़े भी ना एग्जामिनर और पूरा काट दे, समझना है। क्योंकि इसके सजेस्टेड में ये से आपके में नो है, उसका टाइम बचा, उसको एक पेपर चेक करने के पर्टिकुलर अमाउंट मिलते हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है। और उसके पास प्रॉपर लीगल बेसिस है कि देखो आपने कंक्लूजन गलत लिखा, हम आपका पूरा आंसर काट सकते हैं। इस बात को समझ रहे हैं आप? क्लियर है, ठीक है ना। चल, तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे? फोर्थ वाले का आप पहले लिखेंगे सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वाला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या है? एंटायर एसेट्स ऑफ द कंपनी आर एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी, विल इट कॉन्स्टिट्यूट टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो आप इसमें सबसे मेन प्रोविजन कौन सा हिट होने वाला है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आप साइड हेडिंग डाल करके सेपरेट लीगल एंटिटी, आप उसका कंटेंट जो है वो बताएंगे कि भाई देखो कंपनी की क्या होती है,